वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोग का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वैम्पिक्स में। और नेट जीआरएफ पीवाईक्यू सेशन के ऊपर ये हमारी थर्ड क्लास है और डेली मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेशन दे रही हूँ यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो एग्जाम आने से पहले जोश के साथ लग जाइए अपनी प्रैक्टिस पर, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठें तो एक मेंटल प्रेशर ना बने भाई कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैंने जो किया उसमें से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने का यही एक मकसद है कि हम जान लें कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस लेवल, किस स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस किसी भी सक्सेस का की होता है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अपने आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहे ना एग्जाम तक आते आते, तो आपका नेट जीआरएफ पक्का है। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि who among the following define comparative politics as being primarily concerned with the party interest, leadership and structure। किसने डिफाइन किया है राजनीतिक दलों को एक हित समूह, लीडरशिप और उसके स्ट्रक्चर के रूप में? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मैक्रेडीज ने पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कहा है? जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका एक इंटरेस्ट होता है, उनका एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होता है और उनका एक एक स्ट्रक्चर होता है पूरा। ओके, तो पार्टीज हैव इंटरेस्ट, लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर। ओके, अगर मैं मैक्रेडीज की बात करूं तो मैक्रेडीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज, कंपैरेटिव स्टडी। ओके, ये बुक इन्होंने लिखी 1968 में। ये मैक्रेडीज की बुक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। और इसी बुक में ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो किसी भी एक आइडिया, इंटरेस्ट, लीडरशिप और स्ट्रक्चर पर बेस्ड होती हैं। ओके, और देखो ये और क्या बोलते हैं, मैक्रेडीज कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि जो ये पॉलिटिकल आइडिया का कॉन्सेप्ट है वो एकदम नया है या फिर मॉडर्न सोसाइटी में आया है। ये कहते हैं कि जो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल के समय से ही हम पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियाज को, उनके इंटरेस्ट को और उनके लीडरशिप क्वालिटी को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक बुक किसने लिखी है? ठीक, यहाँ पर बताइए किसने लिखी है द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक बुक। सो इसके जो राइटर है वो है जीन ब्लॉन्डेल। ओके, जीन ब्लॉन्डेल ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट का बताना है कि क्या स्टेटमेंट का जो रीजन बताया गया है वो सही है। तो देखिए स्टेटमेंट है कि तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में, ये सिस्टम थ्योरी की बात कर रहा है, सिस्टम थ्योरी में साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। ओके, और इसका रीजन बताया गया है कि सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथा पूर्व स्थिति परक निर्देश के रूप में की जाती है। क्यों की जाती है सिस्टम थ्योरी की आलोचना? तो ये कह रहा है कि जो कंडीशन होती है करंट सिचुएशन में, उसकी वजह से इसका क्रिटिक किया जाता है। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या इसका जो रीजन बताया गया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है या दोनों ही गलत है?
सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मतलब ए और आर, कथन और तर्क दोनों ही सही हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है और जो रीजन यहाँ दिया गया है, दोनों एक दूसरे को इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन सा आंदोलन या कौन सा समझौता किस देश के साथ रिलेटेड है। तो बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर है, बताइए। ऑप्शन ए, बी या सी या डी, किसके साथ एक जो है इनकरेक्ट है, मिसमैच किसके साथ है भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैफ्लार जो समझौता है। यहाँ पर दिया गया है कि ये यूएस में दास्ता यानी जो वहां पे स्लेवरी सिस्टम थी उसके लिए की गई थी, लेकिन ये रॉन्ग है और इसका करेक्ट है कि ये जो समझौता है वो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में हुआ था। ओके, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में हुआ था। और देखिए जो अमेरिका है, यहाँ पर ये जो समझौता है 11 नवंबर 1620 में हुआ था। कब हुआ? 11 नवंबर 1620। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल चॉइस by the individual in the original position suppressed। तो इसमें बताना है आप लोगों को कि मूल स्थिति में व्यक्ति के द्वारा विवेकपूर्ण चयन का सिद्धांत अधिकरण करता है। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो जो जो रॉल्स बात करते हैं ना मूल कंडीशन की, ओरिजिनल पोजीशन की, तो ओरिजिनल पोजीशन में जो ह्यूमन बीइंग होगा वो कैसे डिसीजन लेगा भाई। तो वो जब ओरिजिनल पोजीशन में होगा ना तो अपने सारे इंटरेस्ट को भूल जाएगा, वो सारे इंटरेस्ट को एक तरफ रख देगा और ऐसा निर्णय लेगा जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सभी के साथ जस्टिफाइबल होगा। ओके, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल सोसाइटी का निर्माण करेगा, जस्टफुल सोसाइटी का निर्माण करेगा जब एक ह्यूमन बीइंग ओरिजिनल पोजीशन में आकर डिसीजन लेता है। तो ये बी कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है आकांक्षाओं, जो उसकी इच्छा होती है, उस विकल्प को छोड़कर जो बुरी चीजें हैं उन सभी को छोड़ देता है और एक सही डिसीजन सबके गुड के लिए लेने की कोशिश करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड रीजन। तो इसमें बताइए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। स्टेटमेंट है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। ओके, और रीजन क्या दिया गया है कि आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथापरक होने की बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। तो बताइए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है और जो रीजन दिया हुआ है एक दूसरे को ये डिफाइन करते हैं या नहीं। तो बताइए भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है और जो रीजन है वो एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रही। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशियाई और अफ्रीकी जो नेशंस थे वो फ्री हो जाते हैं, क्योंकि वहां जो फ्रीडम स्ट्रगल है और तेज हो जाता है। और वर्ल्ड लेवल पर कोल्ड वॉर, वर्ल्ड लेवल पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के कारण इन देशों को भी एक अच्छा मौका मिलता है अपना फ्रीडम फाइटिंग का स्ट्रगल और मजबूत करने के लिए।
और इसकी वजह से एशियाई और अफ्रीकी जो नेशंस हैं उन लोगों को फ्रीडम मिल जाती है। लेकिन जो यहाँ पे बात की जा रही है ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता, उनका जो फ्रीडम है वो वहीं पे ठहर जाता है और नाम मात्र की फ्रीडम उनके पास रह जाती है। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो बताइए कौन सी बुक किसने नहीं लिखी है, एक आप लोगों को बताना है। सो बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे किसने लिखी है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, वो एसपी हंटिंगटन ने नहीं लिखी है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि किसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही नहीं है। तो रिवॉल्यूशन के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और ये जो स्टेटमेंट्स है बेसिकली एरिस्टोटल से रिलेटेड है। ओके, तो अब आप लोग इसका आंसर सही से दे पाएंगे। तो बताइए कि एरिस्टोटल जब रिवॉल्यूशन की बात करता है, क्रांति की बात करता है, तो किस तरह के चेंजेस को वो किसे रिवॉल्यूशन बोलता है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कीजिए। ठीक, तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। इट मींस हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4 वो चारों ही सही है। ओके, तो देखिए जो एरिस्टोटल वो कहता है कि किसी भी संविधान में चेंजेस जब होते हैं तो वो भी रिवॉल्यूशन है। सोसाइटी में एक भी चेंज रिवॉल्यूशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। फिर दूसरा ये कह रहा है कि एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है। जब आप चुनाव करते हैं, जब आप किसी को चुनते हैं और एक नेता को हटाकर दूसरे को उस पोस्ट पर बैठाते हैं, तो वो भी एक रिवॉल्यूशन है। ओके, थर्ड ये कह रहा है राजनीतिक संस्थाओं के रूप में भेद। जब क्या होता है, अगर डेमोक्रेसी है, ओके, और डेमोक्रेसी चेंज होकर तानाशाही में बदल जाए, तानाशाही सरकार आ जाए, तो वो भी एक तरीके से रिवॉल्यूशन है। ओके, एंड फोर्थ ये कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में भी अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो भी रिवॉल्यूशन है। ओके, तो ये था एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following statement are not correct about the unitary system। तो एकात्मक व्यवस्था के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। माफ कीजिए मैंने गलत पढ़ लिया था, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो हमारे पास चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्योंकि जहां पर यूनिटरी सिस्टम होती है, एकात्मक प्रणाली होती है, वहां पर अखंडता और राष्ट्र की एकता सबसे ज्यादा मजबूत होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके पास कोई भी अपोजिशन नहीं होता है और उनकी एक आइडियोलॉजी होती है और उस आइडियोलॉजी को ही लेकर वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम उनका काम करता है। इवन उनका जो एजुकेशन सिस्टम होता है ना, उसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड होता है। तो इसलिए वहां पर नेशनलिज्म की जो भावना है वो ज्यादा होती है। सेकंड कह रहा है कि जो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थायी इकाइयों में प्रयोजित की जाती है। ओके, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें एक इकाई होती है। यहाँ पर क्या है, हमारे देश में क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेट लेवल, पहले तो सेंट्रल लेवल पर, देन स्टेट लेवल पर, देन पंचायती राज सिस्टम, देन उसके भी छोटी छोटी इकाइयां हैं। तो इस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वहां पर एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और वही सारे
एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करती है। ओके, और वहां पे विधि निर्माण नियम कानून बनाने के लिए भी एक ही निकाय होती है। और उसके अलावा जो स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां होती हैं वो संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त नहीं करती हैं। यानी वहां का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां का जो किंग है या राजा है या फिर जो सरकार है, वो जितनी पावर अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को देती है उतनी ही शक्ति वो ले सकती है। इसके अलावा उसके पास पावर लेने का कोई भी सोर्स नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृतियों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेखन किया गया है। ओके, which amendment of the US Constitution mention due process of law in relation to judicial scrutiny of legislative and executive acts? तो बताइए कौन कौन से अमेंडमेंट्स में इनकी बात की गई है। सो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आंसर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन ए क्या है कि 2 एंड 3। तो 5th अमेंडमेंट एंड 14th अमेंडमेंट इन दोनों में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई है। ओके, तो आज की क्लास बस इतनी ही। मिलते हैं कल की क्लास में, और ऐसे ही रहिए, पार्टिसिपेट कीजिए, प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है। ओके, तो मिलते हैं कल।